Hello and welcome you all. In this video, we are going to talk about sexual reproduction in organisms, and regarding this, today in this video, we will talk about introduction and outline of a sexual reproduction in organisms. So let us start. Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes, okay, and either by same individual or by different individuals of opposite sex, okay. Then these gametes fuse to form the zygote which develops to form a new organisms. यानी एक चीज तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, ओके. ये गैमेट्स एक एनिमल्स या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दोनों गैमेट फॉर्म हो सकते हैं, या फिर सेपरेट यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स में सेपरेटली ये गैमेट फॉर्म हो सकता है. मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट फॉर्म हो सकता है. एंड when these two gametes fuse they form the zygote. ये गैमेट का फ्यूजन से क्या बनता है? डिप्लॉइड zygote बनता है. एंड देन दिस zygote डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो ये और zygote का नेक्स्ट डेवलपमेंट हो जाता है एंड ये क्या प्रोड्यूस करता है? वन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. ये जो प्रोसेस है इट इज एन इलैबोरेट प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो काफी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी चलने वाली प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है. ओके, अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एज वेल एज अमंग देमसेल्व्स. यानी ऑफस्प्रिंग सारे एक जैसे नहीं होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के जैसे भी नहीं दिखते हैं. दे आर नॉट द जेरॉक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. दे आर डिफरेंट और दे शो सम वेरिएशंस अमंग द पेरेंट्स एंड आल्सो अमंग देमसेल्व्स. ओके, नाउ अब ये जो सपोज देखिए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, फंगाई का अगर हम स्टडी करते हैं, दे आर ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. दे आर वो कैसे दे आर ग्रेटली डिफरेंट अमंग द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग अलग है. देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, देयर फिजियोलॉजी इज आल्सो डिफरेंट. बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर सम similarities. okay, और दे शेयर द सिमिलर पैटर्न. यानी ये अलग अलग जो भी प्लांट, एनिमल्स और फंगाई एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं, बट जब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न जो होता है वो इनमें सिमिलर होता है. ओके, तो किस तरह से होता है वो हम देखेंगे आगे. तो लेट अस सी these some things about the sexual reproduction. अभी हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक वेरी स्पेशलाइज्ड और डिजाइन स्ट्रक्चर होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्लावर. ओके, सो फ्लावर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट ऑफ plant and which is specially designed for the sexual reproduction. okay, यानी आपको अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है या फिर बहुत अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, इसलिए प्लांट्स पे कभी फ्लावर नहीं आते हैं. वो किस लिए आते हैं? तो प्लांट्स को अपनी संख्या बढ़ानी होती है, उनका पॉपुलेशन बढ़ाना होता है, सीड फॉर्मेशन करना होता है और उससे उनका नंबर बढ़ाना होता है, और इस वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए प्लांट्स में फ्लावरिंग आता है. ओके, नाउ अब अगर प्लांट्स को फ्लावरिंग में आना है तो क्या होना चाहिए? पहले ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी. ओके, तो ये प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को, यानी अगर प्लांट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? एक ग्रोथ स्टेज कंप्लीट करना पड़ता है एंड देन उनके बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं ग्रोथ स्टेज के बाद, देन वो क्या हो जाते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं, यानी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ हो जाता है, देन बर्थ के बाद जो उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, दैट फेज इज कॉल्ड एज ए ग्रोथ फेज. ओके, एनिमल्स में उसको जुवेनाइल फेज बोलेंगे, प्लांट्स में उसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे. ओके, नाउ जब वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाता है, देन दैट ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, यानी अब रिप्रोडक्टिवली वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर सकता है. नाउ उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज के बाद इट एंटर्स इनटू एजिंग फेज एंड इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड एजिंग फेज और प्लांट्स में उसको सेंसिन कहा जाता है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स दैट ऑर्गेनिज्म अंडरगो डेथ, यानी उसकी डेथ हो जाती है. अब द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है? जुवेनाइल फेज कहा जाता है. यहाँ पे हमने ऊपर अभी देखा. नाउ इट इज नोन एज द वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स.
ना दिस फेज जो है वो वेजिटेटिव फेज यानी ग्रोथ फेज है, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। द ड्यूरेशन कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो जुवेनाइल फेज का जब एंड हो जाता है, यानी वेजिटेटिव फेज का अगर प्लांट्स की बात करते हैं, जब एंड हो जाता है, देन इट रिमार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज का एंड हो जाता है, ग्रोथ फेज का एंड हो जाता है, देन दैट ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। अब कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया है? तो प्लांट्स की बात करते हैं, तो इन हायर प्लांट्स दे कम टू फ्लावरिंग, यानी ये प्लांट्स में फ्लावर्स आना शुरू हो जाता है। ओके, और दिस इज द मार्क और दिस इज द साइन दैट ये फ्लावर, ये प्लांट अब क्या हो गया, मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया। देन सम एग्जांपल्स अगर देखते हैं कि मेरीगोल्ड है, राइस है, वीट है, दीज आर द एनुअल प्लांट, यानी एक साल में इनका लाइफ, पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उनको उसी साल में क्या हो जाता है, दे विल फ्लावर इन द सेम ईयर, यानी उसी जब जिस ईयर में ये हम उनके सीड्स लगाते हैं, उसी ईयर में उनको फ्लावरिंग हो जाता है। ओके, नाउ इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, यानी सीड अगर हम लगाते हैं ये राइस, वीट या मेरीगोल्ड का, तो 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक क्या हो जाते हैं, फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है आफ्टर सोइंग द सीड्स। नाउ अगर कुछ प्लांट्स की बात करते हैं, ट्रीज की बात करते हैं, कोकोनट है, मैंगो है, तो ये ट्रीज को क्या हो जाता है, इट टेक्स द लॉन्ग टाइम टू फ्लावर, इनको ज्यादा टाइम लगेगा। इनकी लाइफ साइकिल भी, ये पेरेनियल प्लांट्स है, उनका लाइफ साइकिल भी लंबा होता है, इसलिए फ्लावरिंग का टाइम भी उनका लेट होता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि ये प्लांट्स लगाए, जैसे मैंगो का एग्जांपल अगर लेते हैं, इसको ग्राफ्टिंग से लगाया है तो इट विल टेक 4 to 5 years, और अगर उसके सीडलिंग्स लगाए हैं तो इट विल टेक 7 to 8 years भी उसको लगते हैं फ्लावरिंग आने में। और इन द सेम कोकोनट भी है, 7 to 8 years उसको लग सकते हैं फ्लावरिंग आने में। सो डिपेंड्स ऑन दी स्पेसीज ऑफ प्लांट। नाउ अब फ्लावरिंग का पीरियड जो है उसकी अगर बात करते हैं, तो द इंटर फ्लावरिंग पीरियड represents the time period between two consecutive flowering। इंटर फ्लावरिंग पीरियड का होता है, अगर किसी प्लांट में एक से ज्यादा टाइम अगर फ्लावरिंग आता है, तो दो फ्लावरिंग के बीच का जो टाइमिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर फ्लावरिंग पीरियड, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, जिसको क्या कहा जाएगा, जुवेनाइल फेज भी कहा जाएगा। अब अगर ये प्लांट जो है, जुवेनाइल फेज वापस कैसे आ गया यहाँ पे दो फ्लावरिंग के बीच में, तो अगर कोई प्लांट जो उसका ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गया, यानी जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो गया और वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया, तो उसको फर्स्ट टाइम जब फ्लावरिंग आएगा, ओके, तो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग आने के बाद जब सेकेंड टाइम फ्लावरिंग आने के लिए जो भी डेवलपमेंट या जो भी ग्रोथ जरूरी होगी, वो क्या हो जाएगी, ये बीच वाले पीरियड में होगी, फर्स्ट फ्लावरिंग और सेकंड फ्लावरिंग के बीच में ये जो फेज रहेगा, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो प्लांट मतलब डेवलप होगा नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए। ओके, यस। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट ट्रीज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्पेसीज फ्लावर्स इन द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, यानी अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसीज हम लेते हैं किसी भी प्लांट का, तो उनको जिस मंथ में हमेशा फ्लावरिंग आता है, तो हमेशा उसी मंथ में, ईयर्स एंड ईयर्स आफ्टर उसी मंथ में उनको फ्लावरिंग आएगा। ओके, तो इस तरह से ये एक डिपेंड और स्पेसीज पे डिपेंड करता है कि उनको हमेशा उसी ड्यूरेशन में ही उनको फ्लावरिंग आते हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल, जैक फ्रूट्स, तो ये हमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर सीजन में हमें क्यों मिलते हैं, तो these आर सीजनल बिकॉज दे फ्लावर बेस्ड ऑन अ टेम्परेचर, यानी ये फ्लावरिंग आने के लिए जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी एंड सेवरल जो फैक्टर्स होते हैं, दे आर फाउंड इन पर्टिकुलर सीजन, यानी पर्टिकुलर सीजन में ही ये फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इनको फ्लावर, जब ये अवेलेबल हो जाते हैं इन पर्टिकुलर सीजन, तभी उनको क्या होता है, फ्लावरिंग आता है। ओके, यस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अगर देख फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे सेंचुरी प्लांट या फिर अगे अमेरिकाना, इट इज अ मोनोकार्पिक, इट इज अ मोनोकार्पिक प्लांट। ओके, एंड इट ब्लूम्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार क्या होता है, उसको फ्लावरिंग आता है। ओके, यानी अगर और कुछ फ्लावर अगर हम देखते हैं, देर आर सम प्लांट्स दे
फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर उनको क्या होता है, कंटिन्यू फ्लावरिंग आता रहता है. फॉर एग्जाम्पल एक हिबिस्कस है, एंड देयर आर सम प्लांट्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, यानी कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही उनको फ्लावर्स आते हैं, इसलिए हमको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के बाद क्या डेवलप होता है, फ्रूट्स डेवलप होता है प्लांट में. ओके, नाउ सम प्लांट्स जो है जैसे एनुअल प्लांट है, यानी एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, या बाइनियल टाइप प्लांट्स, यानी उनको फ्लावरिंग आने के लिए या फिर उनका लाइफ साइकिल 2 साल का होता है, सो दे आर कॉल्ड एज ए बाइनियल टाइप. सो दे शो दी क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसिन फेज जो है. तो ये दो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो है उनका उनके लाइफ में कंप्लीटली ये फेजेस हम देख सकते हैं. वेजिटेटिव फेज यानी ग्रोथ फेज, उसके बाद फ्लावरिंग का रिप्रोडक्टिव फेज, एंड उसके बाद फ्लावरिंग आना खत्म हो जाता है, एंड देन प्लांट बिकम्स क्या हो जाती है, वो ओल्ड हो जाती है, देन दैट्स कॉल्ड सेंसीन फेज उसको कहा जाएगा. एंड इन दिस यस, बट लेकिन अगर कुछ पेरिनियल प्लांट्स है, ओके, स्पीसीज है प्लांट की जो उनका लाइफ साइकिल काफी लंबा होता है, लाइफ स्पैन ओके, सालों साल का होता है, सो उसमें इन प्लांट्स में इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस. तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये प्लांट्स में, ये वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसिंग फेजेस को डिफाइन करना कि कब ये उनके लाइफ में ये फेजेस होंगे. नेक्स्ट, कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन होते हैं, जैसे कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि बाम्बू है, तो बाम्बू में पता होगा आपको, इन दर लाइफ टाइम दे ओनली वंस उनको ब्लूमिंग होता है, यानी फ्लावरिंग होता है, लाइफ में सिर्फ एक बार ये इनको फ्लावर्स आते हैं, वो भी 50 टू 100 ईयर्स के बीच का ड्यूरेशन यानी उनको लगता है टू प्रोड्यूस दिस मच फ्लावरिंग, और बहुत सारे फ्लावर एट ए टाइम फिर आते हैं, एंड फ्रूट्स आते हैं फिर उसके बाद, एंड देन उसके बाद ये प्लांट डाई हो जाते हैं. देखिए आप पास वाला इमेज जो है उसको फ्रूट्स दिख रहा है बैम्बू ट्री का. ना अनदर जो एक एग्जांपल है, देखिए स्टाबिलांथस कुंथियाना या नील कोरंजी उसको जिसको कहा जाता है, नीला कोरंजी. एंड ये जो फ्लावर्स है, दे आर फ्लावर दिस प्लांट्स फ्लावर्स इन 12 ईयर्स. तो 12 साल में एक बार इनको फ्लावरिंग आता है, एंड वो भी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर के ड्यूरेशन में ये आते हैं फ्लावरिंग. एंड अभी 2006 और उसके बाद 2018 में भी ये फ्लावरिंग हुआ था. एंड it's a mass flowering transport large tract to hilly areas in Kerala. Okay, so देखिए आप कितने ये पूरा हिली एरिया ये कवर कर लेते हैं, एंड पर्टिकुलरली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ पे ये ब्लू स्ट्रेचेस, एंड दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. तो काफी टूरिस्ट इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं. ओके, so these are some amazing examples of unusual flowering phenomenon. नाउ अब देखते हैं कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, उसका आउटलाइन. सो इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. यानी एनिमल्स में क्या होता है, जैसे ही जुवेनाइल फेज क्या होता है, खत्म होता है, तो उस एनिमल की बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनसाइड द बॉडी, और कुछ उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, यानी एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसका हो जाता है. नाउ द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल. तो डिपेंड्स ऑन एनिमल की कौन सी स्पेसीज है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसका ड्यूरेशन कितना होगा. इट विल बी डिफरेंट. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली. ओके, तो एग बर्ड्स जो है वो सीजनली पे एग लेइंग करते हैं, एंड नेचर में अगर हम देखते हैं तो, बट उसको जैसे कि हाउएवर वन बर्ड्स इन कैप्टिविटी, यानी जिसको हम एज इन पोल्ट्री फार्म में जिस तरह के बर्ड हम डोमेस्टिकेट करते हैं, तो उसमें कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, यानी वो उनको कमर्शियली हम यूज करने के लिए ये बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, और इसको क्या किया है, कुछ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की फॉर ह्यूमन वेलफेयर के रीजन की वजह से ये जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, दे एग लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. ओके, दैट्स व्हाई दे थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, बट दैट इज एक्चुअली ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है वो, एंड दैट्स व्हाई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो नेचुरली लेकिन बर्ड्स जो है वो सिर्फ सीजनली ही एग लेइंग करते हैं, नॉट थ्रू आउट द ईयर. नाउ
अब क्या चेंजेस होते हैं इन रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन एनिमल्स वो देखते हैं। पर्टिकुलरली इन फीमेल्स देखिए प्लासेंटल फीमेल्स यानी प्लासेंटा जिनमें क्या होता है प्लासेंटा फॉर्म होता है एंड ऐसे मैमल्स में क्या होता है एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओके एंड पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद क्या होता है वहां पे तो कुछ चेंजेस होते हैं and that cyclic changes takes place in ovaries okay जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव जो प्राइमरी पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी जो एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है यानी ओवा प्रोड्यूस करता है उसमें चेंजेस होते हैं उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी डक्ट्स में चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में ओके ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज नाउ इन नॉन प्राइमेट मैमल्स तो कुछ मैमल्स का ये जो ग्रुप है नॉन प्राइमेट फॉर एग्जांपल काऊ शीप रैट डियर डॉग टाइगर जिसमें आते हैं तो ये वाले ग्रुप में क्या होता है साइक्लिक चेंजेस जो है वो दैट साइक्लिक चेंजेस आर कॉल्ड एज एस्ट्रस साइकिल उसको क्या कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है और जो प्राइमेट्स है मैमल्स का ही दूसरा जो ग्रुप है कॉल्ड एज प्राइमेट्स लाइक एग्जांपल लाइक मंकी एप्स एंड ह्यूमंस तो इनमें ये साइक्लिक चेंजेस को क्या कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है अब इन मेनी mammals में क्या होता है so those living in natural wild conditions exhibit such cyclic changes such cycles only during favorable season okay तो ये जो साइकिल्स होती है तो वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ओनली फेवरेबल सीजन में ही होती है किनमें जो मैमल्स क्या होते हैं फ्री लिविंग एंड लिविंग इन नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशंस तो उनमें ये फेवरेबल सीजन अगर है तो उसी टाइम पे ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो होती है दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स ओके एंड कुछ अदर जो मैमल्स होते हैं दे आर दी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज ओके तो उनका जो भी पूरा रिप्रोडक्टिव फेज होता है उन होल रिप्रोडक्टिव फेज में वो एक्टिव होते हैं थ्रू आउट दिस रिप्रोडक्टिव फेज एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस ब्रीडर ओके yes then नेक्स्ट इज दी एजिंग एंड सेंसिंग सो जो लाइफ स्पैन का लास्ट वाला जो पीरियड होता है सो जिसमें दैट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्टिव फेज जब एंड हो जाती है कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसिंग यानी रिप्रोडक्टिव फेज के खत्म होते ही क्या होता है ये सेंसिन और ओल्ड एज का फेज शुरू हो जाता है ओके देन देर आर concomitant changes in the body okay so during सेंसिन और ओल्ड एज कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ड्यूरिंग दिस फेज ओके ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज जो है इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ओल्ड एज के बाद तो डेथ ही होती है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स hormones are responsible for the transition between these three phases यानी जो भी बर्थ के बाद ग्रोथ ग्रोथ से फिर रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज से ओल्ड एज तो ये जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में ये किसके वजह से होते हैं हार्मोन्स उसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है ओके नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड द सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो ये दोनों मिलके हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है तो इनके इंटरेक्शन से क्या क्या होता है इट रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस रेगुलेट की जाती है एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो या एनवायरमेंटल फैक्टर और हॉर्मोन्स के फैक्टर्स जो है वो दोनों क्या करते हैं टुगेदर दे रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्टिव फेजेस का ड्यूरिंग जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करती है अब लास्ट हम देखते हैं कि इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं देन उसमें सबसे पहले तो आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप तो हमें पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है गैमेटोजेनेसिस होता है ओके यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है ओके तो गैमेट फॉर्मेशन जो है इन प्लांट्स दिस गैमेट फॉर्मेशन फ्लावर के थ्रू होता है यानी प्लांट्स में फ्लावर्स में गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है फ्लावर्स में एंड देन मेल गैमेट रीचेस टू द फीमेल गैमेट ओके सो
दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन, इस तरह से। एंड देन पॉलिनेशन होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट का यूनियन हो जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस हो गया बाय, और ये गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। पेरेंट की जो डिप्लॉइड सेल है वो उसका मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ओके, एंड देन ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है, दैट इज पॉलिनेशन इन प्लांट्स। और एनिमल्स में मेल गैमेट मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट, अगर एनिमल सेपरेट है तो। और अगर एक ही एनिमल में भी ये दोनों गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं, ओके, सच एनिमल्स कॉल्ड एज अ हर्माफ्रोडाइट। देन सो ये जो गैमेट है फॉर्म होने के बाद इनका फ्यूजन हो जाता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट्स एक साथ आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर उनका फ्यूजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। उसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये दो तरह से होता है फर्टिलाइजेशन, एक तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल यानी मेल गैमेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, मेल ऑर्गेनिजम्स को रिलीज कर देता है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और फिर फीमेल गैमेट भी उसको फीमेल गैमेट रिलीज कर देती है, और एक्सटर्नल बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर ये गैमेट्स का यूनियन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी उसकी फीमेल बॉडी, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, और फिर इन द बॉडी वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है, और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी जाइगोट फॉर्मेशन उसमें आता है। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट्स का यूनियन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद ये जाइगोट जो है वो अंडरगो माइटोसिस, फिर उसका माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद दैट प्रोसेस इंक्लूड्स द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आगे की जो प्रोसेस है जाइगोट का, नेक्स्ट डिवीजन होके जो ब्लास्टूला फॉर्मेशन, गैस्ट्रूला फॉर्मेशन, देन नेक्स्ट फिर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन फॉर्म्स होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होती है, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म फाइनली डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। इन सारे प्रोसेसेस को हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, इट इज जस्ट एन आउटलाइन, ये सिर्फ एक आउटलाइन है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.